हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास कॉम्पिटिशन एंड यू। मैं विपिन कुमार और आपके साथ कंटिन्यू करने वाला हूं भारतीय संविधान। तो हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने बताया था कि भारत के अंदर जो ये अंग्रेज आए थे, ये अंग्रेज क्यों आए क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो ये आपकी इलायची की पहाड़ियाँ थी केरल के पास, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, इन पर मसाला होता था। ये मसाला का व्यापार करना है पहली बात। फिर इन्हें लगा कि भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने भारत को हड़पना सोचा। और जब इन्होंने हड़पना सोचा तो इन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था बनाई, और खुद की व्यवस्था जो बनाई वो भारतीयों के लाभ के ना होकर वो इनकी फायदेमंद थी। इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ एक्ट बनाए, कुछ व्यवस्था बनाई। अब उसके बाद हमने क्या देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ा रहे थे, तो कल मैं पढ़ाने वाला था आपको संविधान सभा। संविधान सभा। अब संविधान सभा की बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा क्यों बनी, किस लिए बनी, क्या आवश्यकता हुई, इसको लेकर बात करेंगे। तो इसको हम थोड़ा इतिहास से जोड़ते हैं। संविधान सभा को हम थोड़ा इतिहास से जोड़ते हैं। हुआ क्या था कि जब भारत इनका गुलाम हो गया था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, तो इनकी जो व्यवस्था थी, इन अंग्रेजों की व्यवस्था अपने फायदे के लिए थी, ना कि भारत के फायदे के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 1914 के पास, जब 1913-14 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और आप सभी को पता है कि 1914 से स्टार्ट होकर ये 1918 तक चला। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चला। अब इसमें क्या था कि इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी भाग ले रहा था। और जब ब्रिटेन इसे भाग ले रहा था तो हुआ क्या कि जो ये भारत वाले थे, जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने देखा कि हम भारतीय सैनिकों को अपनी टीम यानी कि अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि जो भारतीय सेना है, जो ये भारतीय लोग हैं, इनको हम अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लेते हैं। कि जो भारतीय लोग हैं इनको हम अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भारत के लोग हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि जो सैनिक है भारत के वो विदेश चले जाएंगे, तो भारत में हमारा जो है वो कम हो जाएगा। मगर इस पे क्या था, भारतीय नहीं माने। तो हुआ क्या, इन्होंने एक फैसला किया, अंग्रेजों ने एक फैसला किया। उस फैसले में इन्होंने बताया कि अगर आप लोग इस युद्ध में हमारा साथ दोगे, तो हम भारत को आजाद कर देंगे। जब इन्होंने ये बात की तो उस टाइम महात्मा गांधी जी आए हुए थे, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। तो महात्मा गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन किया, उन्हें प्रेरित किया कि तुम अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ और अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि हमें आजाद कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी उस टाइम काफी चर्चित नेता थे, काफी चर्चित व्यक्ति थे, तो भारतीयों ने उनकी बात मान ली। और जब भारतीयों ने उनकी बात मान ली, अब यहाँ एक बात देखने की है, जो आपको याद करने का जो क्वेश्चन कई बार आया है, वो क्वेश्चन क्या है कि जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजी सेना के लिए प्रेरित किया। जब प्रेरित किया तो यहाँ एक क्वेश्चन है इतिहास में, आपके इतिहास में सवाल आता है, इतिहास में आए या संविधान में भी आ सकता है, कि गांधी जी को भर्ती करने वाला
भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता है। गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया। अच्छा, प्रेरित किया, कोई बात नहीं, प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो इसमें क्या हुआ कि जो ये ब्रिटेन था, जो ब्रिटेन के साथी देश थे, वो जीत गए। अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात थी कि इन्होंने कहा था कि हम विश्व युद्ध के पश्चात भारत को आज़ादी दे देंगे, मगर ब्रिटेन वालों को लालच था। किस चीज़ का लालच था? एक इन मसालों का लालच था, जो आपके ये राजगिरी की पहाड़ियाँ थी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी और आपकी इलायची की पहाड़ियाँ थी। आपका इन अंग्रेजों को इनका लालच था। फिर दूसरा कि वो पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे, अब कोई भी जाहिर सी बात है अपना अधिकार हमेशा चाहेगा। कोई भी सोचेगा कि दुनिया मेरे काबू में चले या मेरे इशारों पर चले। तो इन्होंने ये फैसला अपना वापस ले लिया, इन्होंने भारत को आज़ादी नहीं दी। कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? अब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दूसरा विश्व युद्ध हुआ। आप सभी को पता है कि 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इस बार क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, यानी कि जो ब्रिटेन था, वो इस बार दबाव में था। दबाव किस बात का था? कि जो भारतीय थे, जैसे भारतीयों ने क्या किया था कि आज़ादी की मांग तेज कर दी थी और ये सैनिक इधर नहीं जाने वाले थे। फिर दूसरी बात, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन देश का ब्रिटेन पर दबाव था कि तुम भारत को आज़ाद करो, कि तुम्हें भारत को आज़ादी देनी होगी, मगर ब्रिटेन वाले आज़ादी देना चाह नहीं रहे थे। तो इन्हें क्या मजबूरी पड़ी, क्या हुआ, इन्हें ऐसी कौन सी दिक्कत आई, कौन सी प्रॉब्लम आई कि भारत को आज़ादी देनी पड़ी? हम उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इस बार भी इन्होंने ऐसे ही किया, इस बार भी ऐसे ही किया। क्या किया कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन। और इस मिशन में कहा गया कि अगर भारतीय लोग हमारी अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर हमारा साथ देंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब फिर वही बात हुई कि जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने मना कर दिया, कांग्रेस ने भी मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं होंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पिछली बार भी इस चीज़ का धोखा खा चुके हैं। आपने पिछली बार भी कहा था कि अगर प्रथम युद्ध में तुम हमारा साथ दोगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, और इस बार भी आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने ये वाली बात कही कि इन्होंने क्रिप्स मिशन ने कहा कि जो भारतीय सेना है वो अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाए और हमारा साथ दे, तो इसके जवाब में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? जो महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी ने इस विचार को कहा कि जो आपका विचार है, जो आपका संदेश है, इसे एक नया नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि जो आप बात बोल रहे हो वो बात जो है पोस्ट डेटेड चेक बताया। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो कभी नहीं भुनने वाला है, यानी कि इसकी डेट निकल चुकी है या इसकी डेट कभी नहीं आएगी। इन्होंने एक ऐसा चेक बता दिया, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने यही बात की थी कि अगर भारतीय सेना हमारा साथ देगी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बताया, यानी कि कभी न भुनने वाला चेक, ये बताया। अब ये जो सवाल है वो हमारा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है
मान के चलो आपका ये यूपी में आया हो या आपका रेलवे में आया हो, मगर अगर थोड़ा अधिक जानकारी करेंगे, थोड़ी और ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, तो एक थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो आपने जो विचार दिया है, जो आपका ये क्रिप्स मिशन है, ये क्या है। इन्होंने कहा कि ये टूटी फूटी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जवाहरलाल नेहरू वाला काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और ये आपका ये बीपीएससी में आया है। बीपीएससी मतलब बिहार पीसीएस, ये आपका बिहार पीसीएस में सवाल आया, यूपी पीसीएस में आया है कि टूटी फूटी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने बताया था। तो किसने बताया था, ये बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। किसको बताया था, ये बताया था 1942 के क्रिप्स मिशन को। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, जब भारतीयों ने मना कर दिया, अब अंग्रेजों की हालत क्या थे, खराब होने लगे। अब वहां के जो प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे प्रधानमंत्री उस टाइम पर। यह सवाल भी कई बार आता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत में आया, तो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जब क्रिप्स मिशन आया था, जो आपका 1942 का मिशन आया था, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे ब्रिटेन के पीएम या प्रधानमंत्री। उस टाइम प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उस टाइम कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल इनका पूरा नाम था, चर्चिल। जो ये चर्चिल थे, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, मगर अगर हम बात करें थोड़ी अपर लेवल की, थोड़ा ऊंचा लेवल देखें, तो क्या है इसमें क्वेश्चन आता है कि जो चर्चिल थे वो कौन सी पार्टी के थे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई सी ना कोई सी तो पार्टी होगी जरूर, चाहे वो भारत की देख लो, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनसे पिछली बार मनमोहन सिंह जी थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं। क्यों, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन भी आपका एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं और निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। तो हुआ क्या, चर्चिल थे वो कौन सी पार्टी के थे, वो थे कंजर्वेटिव पार्टी। ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कौन थे कंजर्वेटिव पार्टी के, विंस्टन चर्चिल। अब इन पर दबाव ज्यादा हो गया, और आपकी करंट की जानकारी के लिए एक बात होनी चाहिए, हम हर सवाल को लिंक करके चलेंगे। जो ब्रिटेन के वर्तमान के पीएम, जो ब्रिटेन के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम हैं, वो कौन है, वो है मोरिस जॉनसन। मोरिस जॉनसन। और ये जो मोरिस जॉनसन है, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। जो मोरिस जॉनसन है, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, जो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और कौन से प्रधानमंत्री हैं, ये ब्रिटेन के 77वें प्रधानमंत्री हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये ब्रिटेन के 55वें प्रधानमंत्री हैं। ये आपके व्यक्तिगत के हिसाब से है, और ये आपका क्रम के हिसाब से है। तो इतनी जानकारी याद रखिएगा कि जो 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे,
जो कि आपके कंजर्वेटिव पार्टी के थे। अब ब्रिटेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोरिस जॉनसन, ये भी आपके कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और दूसरी बात, ये जो है क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रिटेन के 77 प्रधानमंत्री हैं, और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये ब्रिटेन के 55वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो हुआ क्या, जो चर्चिल थे इन पर दबाव बढ़ गया, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, अलग अलग देशों का। फिर दूसरी बात, मान के चलो जैसे भारतीय लोग थे वो आपको दबाव डाल रहे थे अंग्रेजों पर। एक चीज देखो कि जो ब्रिटेन के निवासी होंगे, जो ब्रिटेन के निवासी होंगे उनका भी तो आपका जो है चर्चिल जी पर क्या होगा, दबाव होगा। कैसे होगा? अब मान के चलो भारत में कोई परेशानी होती है, या भारत में कोई मान लो कोई बाहरी परेशानी है, तो क्या होगा कि भारत की जो जनता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दबाव डालती है, विपक्ष भी दबाव डालता है। तो अभी काफी दबाव में थे, तो हुआ क्या, अब हुआ कुछ ऐसा कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। क्या हुआ, इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। 1945 के अंदर ब्रिटेन में चुनाव हुए, और इस चुनाव में क्या हुआ, कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो चेंज हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हो गए। अब चेंज होकर कौन से बने, वो बने क्लीमेंट एटली। जो ये क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, अब क्या हुआ, जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने तो पूरा परिवर्तन होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है। और जब सत्ता परिवर्तन होती है तो जो पुराने वाले प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई सा भी देश हो, तो वो उस पर थोड़ा विचार करती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। कोई सी देश की बात है, हर एक राजनीतिक पार्टी ऐसे ही करती है। अब इसके अंदर क्या था कि जो ये क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। कौन? क्लीमेंट एटली। अब ये कौन सी पार्टी के थे, तो ये भी तो किसी न किसी पार्टी के होंगे। तो ये कौन सी पार्टी के थे, ये थे लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी, अभी लिबरल पार्टी के थे, कौन थे? क्लीमेंट एटली। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा, इन्होंने एक, जैसे अपने यहाँ एक लोकसभा है, जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा है, ऐसी ब्रिटेन में है जिसका नाम है कॉमन हाउस। अब इन्होंने उसमें एक सभा बुलाई। अब उस सभा में एक इन्होंने निर्णय लिया, एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए, अब भारत को आज़ाद करना ही चाहिए। अब उसके लिए क्या आवश्यक था, अब मान के चलो अगर किसी देश को तुम आज़ाद करोगे तो उसके लिए एक मिशन जरूरी था कि हम किस मिशन के द्वारा भारत को आज़ाद करें, या किस मिशन से करें, या किस व्यवस्था से करें। तो इन्होंने इस मिशन के लिए कि भारत को आज़ाद किस मिशन के द्वारा किया जाए, तो एक मिशन आया, एक मिशन की स्थापना हुई। कौन सा मिशन था, वो मिशन लिखते हैं, बताते हैं आपको। वो मिशन था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और ये कब आया, 1946। जो ये कैबिनेट मिशन था 1946 वाला, अब इसमें क्या हुआ कि जो कैबिनेट मिशन है, अब अगर कोई कैबिनेट मिशन है तो इसमें कुछ सदस्य भी होंगे, जाहिर सी बात है। और एक बात देखने की है, क्या कि कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का मतलब है कि अगर आपका कोई मंत्रिमंडल है तो उसमें मंत्री होंगे। कहने का मतलब है हुआ कि जो कैबिनेट मिशन था
उसमें मंत्री को जगह दी गई। और वो कौन कौन से मंत्री थे वो देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 मार्च 1946। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में भी कहाँ हुई थी? हाउस ऑफ कॉमर्स। ये जो है ये आपकी जैसे भारत के अंदर लोकसभा है, ये ऐसे एक सदन था, संसद का एक, वहां की पार्लियामेंट का एक सदन था जिसको भारत में लोकसभा के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये 14 मार्च को क्या हुआ, वहां पर इसकी स्थापना हो गई। अब इसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन था, ये मिशन 24 मार्च 1946 को कहां आ गया? दिल्ली में आ गया। ये कहां आ गया? दिल्ली में आ गया। जो आपका कैबिनेट मिशन था जिसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, ये 14 मार्च को हुई थी और ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आ गया। इसका मतलब कि जो इसके मंत्री थे, इस मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, वो 24 मार्च को दिल्ली में आ गए। अब इससे आगे की कहानी देखते हैं क्या हुआ। अब इससे आगे क्या हुआ कि जब ये 1946 में 24 मार्च 1946 को भारत में आ गया तो होना क्या था? अब जाहिर सी बात थी, हमने बात की थी कि ऐसे मंत्रिमंडल है, यानी कि मंत्री आए होंगे। और मंत्री कौन कौन से थे? तो देखो कौन कौन से मंत्री थे। तो आपके मंत्री थे पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे आपके एबी अलेक्जेंडर, और आपके तीसरे कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन से थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। अब इनको याद करेंगे कैसे? क्योंकि याद करना काफी मुश्किल है कि कौन कौन आया था, कौन अध्यक्ष था, कि कौन क्या था, कौन क्या नहीं था। तो अब एक बात देखिए याद करने के लिए कि क्या हुआ कि जब भारत आजाद होने था तो एक मिशन बनाया, जाहिर सी बात है वो मिशन पास हुआ होगा। ठीक, जाहिर सी बात हमने याद कर लिया कि वो मिशन हमारा पास हुआ होगा। अब पास से देखते हैं पी यानी कि पैंथिक लॉरेंस यानी कि पी, एबी अलेक्जेंडर ए, स्टेफर्ड क्रिप्स एस। तो याद रखेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था वो 1946 में पास हुआ। और पास का मतलब कौन कौन थे उसके अंदर? पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और आपका स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ऐसा हम याद भी कर लेंगे इसको। अब इसके बाद एक चीज देखते हैं कि ये जो तीनों थे ये क्या क्या थे, इन्हें कौन कौन से पद मिले हुए थे, या ये कौन कौन से विभाग के मंत्री थे। अब थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो पैंथिक लॉरेंस थे ये भारतीय सचिव थे। कौन थे? भारतीय सचिव। और आपके जो एबी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार मंत्री थे। अब इसका अध्यक्ष कौन था? इस कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में भारत में, इसका अध्यक्ष भी जरूर होगा, क्योंकि बिना अध्यक्ष तो कोई बात चल रही नहीं। कोई भी आप विभाग बनाएंगे, कोई भी आयोग बनाएंगे, उसका एक मेन लीडर होना जरूरी है। मेन लीडर मतलब अध्यक्ष। अब एक बात याद रखो कि जो हमारा लीडर होता है वो क्या करता है? क्या करता है कि हमारा लीडर जो है वो आगे चलता है, खुद आगे चलकर अपनी सेना को लीड करता है, यानी कि उस जो टीम है आपकी या जो सेना है उसका नेतृत्व करता है। तो इसमें सबसे आगे कौन है? पैंथिक लॉरेंस। तो ये इस मिशन के अध्यक्ष थे।
ये इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो ठीक, हमने क्या याद किया कि 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन से थे? हमने याद किया पास के हिसाब से, पास तो पी से पैंथिक लॉरेंस, फिर आपका ये ए बी अलेक्जेंडर और फिर आपका ये स्टेफर्ड क्रिप्स। अब हमें देखना अध्यक्ष कौन से थे, तो जो सबसे आगे वाले थे वो आपके अध्यक्ष थे। और इनके अगर मंत्रिमंडल की बात करें या इनके विभाग की बात करें कि किस विभाग के मंत्री थे, तो देखते हैं कि जो पैंथिक लॉरेंस थे ये भारतीय सचिव थे, यानी कि इंडियन सेक्रेटरी थे। ए बी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये आपके नौसेना मंत्री थे। नौसेना मतलब नेवी वाले जो थे, नेवी मिनिस्टर कह सकते हैं या नेवल मिनिस्टर उनको बोल सकते हैं। या आपके व्यापार मंत्री थे। व्यापार मतलब ट्रेड, ट्रेड व्यापार को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड, यानी कि ये ट्रेड मिनिस्टर थे। अब ये भारत आ गए। अब इनके आने से क्या हुआ कि इन्होंने, अब जब मिशन भारत आया, अब एक बात हमने याद की कि इसमें कौन कौन आया, कौन कौन अध्यक्ष था, कौन इसमें किस मंत्री था, कौन से मंत्री पद पर था। अब कोई भी एक बात आप याद रखो, अगर आप कोई भी एक योजना बनाएंगे, आप कोई सा भी एक आयोग बनाएंगे या कोई भी आप एक मिशन बनाएंगे, तो एक उस चीज़ का उद्देश्य होता है कि हाँ हम ये योजना इस उद्देश्य से बनाएंगे। मान के चलो हमने मनरेगा बनाया, पहले उसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया। तो हमने नरेगा या मनरेगा क्यों बनाया? हमें उससे क्या हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम उनको रोजगार दे सकें, उसका भी एक उद्देश्य हो गया। ठीक, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जिससे कि आप पढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन में आपकी कोचिंग तो खुल नहीं रही है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो हमने इसके उद्देश्य के लिए एक योजना बनाई। योजना क्या थी कि हम आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास देंगे, जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। अब इसका भी कोई उद्देश्य होगा। जो एक कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 के 2 उद्देश्य थे। जो आपका एक कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसके 2 उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे इसके, ये भी देख लेते हैं एक बार हम। इसका पहला उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना इसका पहला उद्देश्य था। बात करें इसके दूसरे उद्देश्य की कि इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, तो इसका दूसरा उद्देश्य था भारत में अंतरिम सरकार बनाना। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ये 2 उद्देश्य के साथ भारत आया। कौन कौन सा था? एक आपका संविधान सभा का निर्माण करना था इसको, और दूसरा था आपका इसका कि भारत के अंदर एक सरकार बनानी है। तो आगे चलते हैं कि जो संविधान, इनका जो उद्देश्य था वो था संविधान सभा का निर्माण करना और एक भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। अब आगे की बात करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा तो ये जो आपकी संविधान सभा है, अब ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों ने दान कर दिया कि हाँ कि तुम बहुत परेशान हो, हम तुम्हें एक संविधान सभा का बनाने का आपको फैसला कर दे दिया कि आप संविधान सभा बना लो। अगर ऐसा होता तो विंस्टन चर्चिल भी कर सकते थे, उससे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो भी कर सकते थे कि तुम संविधान बना लो। अब अंग्रेज थे, जब उन्होंने गुलाम बनाया था, जाहिर सी बात थी, तो बिना मांगे तो कुछ देंगे नहीं। तो संविधान सभा ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने दान दे दी कि तुम बना लो, या कोई गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया, क्योंकि गिफ्ट के तौर पर हम तुम्हें दे रहे हैं संविधान सभा। इस संविधान सभा का तब उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था जब इस संविधान सभा को मांग हुई थी। इसकी मांग हमारी पहले से होती हुई है संविधान सभा की। भारतीय लोग जो थे वो संविधान सभा का जो निर्माण था वो पहले से उसकी मांग करते आ रहे हैं। कैसे, देखते हैं। इसकी जो सबसे पहली मांग हुई थी वो हुई थी 1895 में। 1895 में किसने की थी?
बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी मांग की थी, जो कि पहली मांग की थी। और ये पहली मांग कहाँ की थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज की मांग होगी तो कहाँ हुई है, क्यों हुई है, किस रूप में हुई है, ये बातें पता हमें पता होनी चाहिए। तो इसका पता कैसे चला, या पता सॉरी ये किस चीज में इसकी मांग हुई? तो देखेगा जब बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी मांग की तो उस टाइम पर यानी कि 1895 के आसपास एक पत्रिका चलती थी। उस पत्रिका का नाम क्या था? स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका चलती थी। तो स्वराज पत्रिका के स्वराज बिल के द्वारा इन्होंने इसकी मांग की। किसकी मांग की? कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा की मांग। तो सबसे पहली किसने की थी? सबसे पहली की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी संविधान सभा के निर्माण की बात। और ये कब की थी? 1895 में की थी। और ये कहाँ की थी, किसके द्वारा की थी? तो हम देखेंगे ये हमने की थी, इन्होंने की थी स्वराज बिल के द्वारा। और जो स्वराज बिल था, ये स्वराज पत्रिका नाम की स्वराज पत्रिका चलती थी, एक मैगजीन थी, एक उस टाइम चलती थी। इसके बाद अब एक सवाल हो रहा था इसके अंदर कि जो ये मांग थी, जो ये स्वराज बिल था, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, बीजी तिलक जी ने जो किया था, ये जो मांग थी ये अनऑफिशियल थी, यानी कि अनौपचारिक मांग थी। ये कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी। ये सवाल भी कई बार आया हुआ है। अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करेंगे या आपका थोड़ा उच्च लेवल का जैसे एसआई वगैरह का देखते हैं, तो ये सवाल कई बार आया है कि भारत में प्रथम अनौपचारिक मांग कब हुई, यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण था उसकी पहली मांग कौन सी थी, या किसने की थी, या वो किस प्रकार की थी, या भारत में पहले अनौपचारिक मांग कौन सी थी, किस सन में आई। तो ये यहां से हमारे 3-4 सवाल बन जाएंगे। उसके बाद इसकी जो मांग हुई वो 1922 में हुई। 1922 में किसने की? ये 1922 में की महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इसकी मांग की। क्या? कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है उसमें भारतीय ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है वो भारतीयों की होनी चाहिए। तो इन्होंने मांग कहाँ की थी, किसके द्वारा की थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो एक पत्रिका चलती थी, एक मैगजीन थी जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका थी जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद आप देखोगे तो 1924 में नेहरू जी ने की थी इसकी मांग। मगर आप एक बात याद रखना कि जो ये मांग थी, ये जितने भी मांग हुई है ये सभी के सभी अनऑफिशियल थी, यानी कि अनौपचारिक थी। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अनौपचारिक का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो स्वराज बिल था ये पत्रिका थी। अगर इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर इसके द्वारा की गई है तो इसके अंदर लिखा हुआ होगा। अब हम किसी पत्र को लिखा हुआ, जो पत्र लिखा हुआ है उसे अनऑफिशियल कैसे कह सकते हैं? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा है तो जिज्ञासा होनी भी चाहिए। तो क्या था कि जो अनऑफिशियल थी यानी कि अनौपचारिक थी, इसका मतलब क्या था कि ये जो मांग थी वो कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं हुई थी। जब कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं हुई थी तो वो अनौपचारिक मांग थी। जब आपकी जो भी थी अगर कांग्रेस सरकार इसकी मांग करती तो वो आपकी औपचारिक मांग होती, क्योंकि ये सब कांग्रेस के नहीं थे या कांग्रेस के द्वारा ये नहीं हुई थी मांग। अगर कांग्रेस के द्वारा मांग होती तो क्या होता, ये औपचारिक मांग होती, और ये कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई तो आपकी ये अनौपचारिक थी, यानी कि अनऑफिशियल थी। अब ऑफिशियल मांग भी हुई होगी इससे कभी ना कभी, तो कब हुई ये देखते हैं।
अब इसकी मांग थी इसकी जो ऑफिशियल मांग हुई थी, यानी कि औपचारिक जो मांग हुई थी, वो 1934 में हुई थी। और 1934 में किसने की थी? एक व्यक्ति थे, M.N. राव। ये M.N. राव व्यक्ति थे, इन्होंने प्रथम औपचारिक मांग की थी। किसकी? संविधान सभा के निर्माण की। ठीक, अब संविधान सभा के निर्माण की बात हो गई, संविधान सभा बनी होगी। अब एक बात देखनी थी कि जो इस मांग को मान लिया प्रस्तावित, इस मांग को बाद में क्या हुआ कि 1935 में कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस सरकार ने इसको ऑफिशियल घोषित कर दिया कि जो ये मांग हुई थी ये एक ऑफिशियल मांग थी। ठीक, अब ये मांग हो गई। अब संविधान सभा की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक था संविधान सभा, और टॉपिक के बीच में हमारा एक छोटा टॉपिक आ गया था संविधान सभा की मांग भारत में कब कब हुई थी। तो हमने इस बारे में बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा। हम संविधान सभा की बात करेंगे तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। संविधान सभा, संविधान सभा। अब एक बात देखिएगा, जहां भी सभा का मतलब, जहां भी सभा लिखा आता है या कमेटी लिखा आता है या आयोग लिखा होता है या कोई मिशन लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो एक समूह है, किसी व्यक्तियों का वो समूह है। यहाँ सभा लिखा हुआ है, यानी कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा, संविधान सभा, यानी कि सभा का मतलब है कि वहां कुछ व्यक्ति होंगे, वो एक व्यक्तियों का समूह होगा। तो कह सकते हैं व्यक्तियों का समूह। ये क्या था? व्यक्तियों का समूह। जो ये संविधान सभा थी, ये क्या था? ये व्यक्तियों का समूह था। ठीक, अब जाहिर सी बात व्यक्तियों का समूह होगा तो इसके अंदर व्यक्ति भी होंगे। अब कितने व्यक्ति थे इसके अंदर, इस बात का बताते हैं। तो इस सभा के अंदर कितने व्यक्ति थे? 389 इसके सदस्य थे इसके अंदर। अब जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में सवाल आया कि सर इसमें 389 सदस्य क्यों थे? ये 4 भी हो सकते थे, 400 भी हो सकते थे, 4000 भी हो सकते थे, या 800 भी हो सकते थे, 8000 भी हो सकते थे। तो ये 389 ही क्यों थे? जाहिर सी बात है सवाल होना था। अब 389 इसलिए थे बच्चों, क्योंकि जो ये सदस्यों की संख्या थी, ये एक सदस्य जो था, इसका जो एक सदस्य था वो प्रति 10 लाख पर था। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होना था। तो इसलिए जनसंख्या के हिसाब से देखते हुए वो 389 सदस्य थे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और देखिएगा, अब ये 389 सदस्य कौन से थे? अब ऐसा तो है नहीं है क्या कोई भी बन जाओ 389 के 389, ऐसे तो मारकूट लड़ाई हो जाएगी कि नहीं मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। तो इसके लिए चुनाव हुआ। क्या हुआ? एक चुनाव हुआ इसके लिए। जो ये 389 सदस्य बने, इनके लिए चुनाव हुआ। जो चुनाव हुआ वो चुनाव किस प्रकार का था? वो चुनाव किस प्रकार का था? आपने सुना होगा कि ये चुनाव जो था एकल, संगमणीय प्रणाली पर था। जो ये चुनाव था, जो ये भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, जो 389 सदस्य थे, ये क्या हुआ? इनमें चुनाव हुआ। और चुनाव किस प्रकार का था? ये चुनाव आपका था एकल संक्रमणीय। अब जो एकल संक्रमणीय चुनाव होता है, ये क्या होता है बच्चों? अब ये बात बताएंगे, मगर इस बात से पहले एक बात याद रखो कि जो 389 सदस्य थे, इसके पूरे 389 सदस्यों को चुनाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या था कि इस 389 में जो 389 सदस्य थे, इसमें से 93 जो सदस्य थे, इसमें से 93 सदस्य आपके कहाँ के थे? राजा रजवाड़ों के थे। राजा रजवाड़े मतलब रियासतें थी। 93 सदस्य किसके थे? रियासतों के थे।
अब रियासती सदस्य कैसे बनी? जो ये 93 सदस्य थे रियासत वाले, इनमें चुनाव नहीं हुआ। चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर किसी भी राजा के यहाँ या किसी भी राजकुमार के या रानी के अगर प्रजा में चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रजा उस राजा का विरोध करेगी। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बचाया कि अपने यहाँ हम चुनाव नहीं कराएंगे। और जो मुखिया होते थे, जैसे कोई गांव का मुखिया हो गया या कोई थोड़ा क्षेत्र का मुखिया हो गया, उसको 93 सदस्य ऐसे ही घोषित कर दिए बिना चुनाव के। अब जो चुनाव हुआ वो कितने पर हुआ? ये कितने बचे? ये बचे 296 सदस्य। अब 296 सदस्य जो थे ये, इन पर चुनाव हुआ। किन पर हुआ? जो ये 296 सदस्य थे। और चुनाव कैसा हुआ? एकल संक्रमणीय चुनाव। अब ये एकल संक्रमणीय चुनाव क्या है बच्चों? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव भी एकल संक्रमणीय द्वारा ही होता है। उनका जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, उनका भी एकल संक्रमणीय द्वारा ही होता है। अभी एकल संक्रमणीय क्या है बच्चों? अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो मैं बता देता हूं। मान के चलो किसी भी चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, ये एक ए है और एक ये बी है, ठीक है। ये दो चुनाव होने, या मान के चलो तीन खड़े हुए हैं, तीन खड़े हो गए ये आपके, ठीक। तो होगा क्या? अब आपको जो सदस्य हैं जिन्हें चुनाव करना है वो क्या करेंगे? मान के चलो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, इनके अलग अलग नाम है। एक का नाम एक है, या रामू मान लो, इसका नाम श्यामू मान लो, या इसका नाम जो भी मान लो, आप कमल मान लो, जो भी नाम आपके दिमाग में नाम मान लो। तो होगा क्या? एकल संक्रमणीय चुनाव कहता है कि एक व्यक्ति अपना वोट कई व्यक्ति को दे सकता है। कैसे? मान के चलते हैं कैसे। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति हमारा ए बने। एक ने कहा कि राष्ट्रपति हमारा ए बनना चाहिए। अगर किसी कारणवश ए ना बने, उसने कहा अगर किसी कारणवश ए ना बने तो कौन बने? सी बनना चाहिए। अगर सी ना बने तो बी बनना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो अपना वोट अलग अलग देता है, वो प्रायिकता रखता है कि पहली प्रायिकता इसको है, दूसरी इसको है। अब मान लो दूसरा है, दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति बी बनना चाहिए। अगर बी ना बने तो ए बनना चाहिए, और ए ना बने तो फिर सी बने। अब देखो पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा राष्ट्रपति बनना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि राष्ट्रपति ए ही बनना चाहिए, मगर ए ना बने तो बी बन जाए, अगर बी ना बने तो सी बन जाए। तो देखेंगे कि ए वाले को दो व्यक्तियों ने, तीन में से दो व्यक्तियों ने पहली प्रायिकता दी है, तो यहां राष्ट्रपति की घोषणा होती है। इस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। अब आपका जो सी था, अब आप सी को देखेंगे कि इसको दूसरी प्रायिकता मिली है, यहाँ तीसरी मिली है, यहाँ भी तीसरी मिली है, यानी कि ये चुनाव से अब हटा दिया गया। अब इन दो के बीच में ऐसा दोबारा मतदान होगा। ये कैसे कहते चाहेंगे? जिसको ज्यादा प्रायिकता मिलेगी, जिसको पहली प्रायिकता मिलेगी, वो राष्ट्रपति बनता है। ऐसे चुनाव हुआ था ये वाला, इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय चुनाव। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय चुनाव। अब 296 सदस्य थे, इन पर चुनाव हुआ। जाहिर सी बात है 296 बचे, क्योंकि 93 रियासतें थी। यहाँ के राजाओं ने चुनाव नहीं कराया, क्योंकि उन्हें डर था कि जो प्रजा है वो उनका तख्ता पलट ना कर दे, प्रजा हमारा विरोध ना कर दे। तो इन्होंने ऐसे अपने मुखिया जो थे या सरपंच जो थे, उन्हें ऐसे ही सदस्य घोषित कर दिया। अब बाकी जो 296 सदस्य बचे, ये कौन थे? अब ये कौन थे? अब इनमें भी एक बात देखो कि इसमें क्या था कि जो 296 सदस्य थे, उसमें से आपके जो 292 सदस्य थे वो कौन से थे? वो थे आपके ब्रिटिश प्रांत के सदस्य। कौन से सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत के सदस्य है। कौन से सदस्य थे ये? 292 जो सदस्य थे, ये थे आपके ब्रिटिश प्रांत के सदस्य। ब्रिटिश प्रांत कौन सा था? कि जिनके अधिकार, जो क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार में आता था। जैसे आपकी रियासतें थी, ये रियासतें ये ब्रिटेन के अंतर्गत आती थी, मगर
इन पर राजा का शासन होता था, यहाँ ये खाली इससे समझौता होता था। और यहाँ जो 292 थे ये इनके ऊपर जो टोटली ब्रिटिश वालों का अधिकार था, यानी कि ब्रिटिश प्रांत के सदस्य घोषित हुए। अब ये 4 सदस्य जो बचे, जो ये 4 सदस्य थे ये कौन से थे? ये सदस्य थे, मान के चलो जैसे भारत में इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ऐसे ही उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पर कमिश्नरियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी बच्चों? कमिश्नरियां। तो ये 4 सदस्य कौन से थे? भारतीय कमिश्नरी के थे। भारतीय कमिश्नरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के थे। अब जो ये 4 कमिश्नरी थी या 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये कौन कौन से थे? ये बातें तो पता होनी चाहिए हमें कि कौन कौन से कमिश्नरी थे या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे। तो याद कैसे करेंगे इसको? ये थे आपके 4। तो 292 जो प्रांत थे वो तो 292 सदस्य थे, ये हमारे ब्रिटिश प्रांत के सदस्य हो गए। हमारे जो ये 4 थे, ये 4 कौन से थे? ये 4 थे हमारे भारतीय कमिश्नरी के। भारतीय कमिश्नरी मतलब भारत के केंद्र शासित प्रदेश। उस टाइम पर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे? याद करने का बहुत आसान तरीका है, A B C D। हाँ बच्चों, ABCD, यानी कि ये 4 थे जो ABCD थे। अब ये ABCD का मतलब क्या है इसे देखेंगे। A का मतलब था अजमेर, जो आपका अजमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र था वो अजमेर था। B का मतलब बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। C मतलब कुर्ग, और कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक, जहां के हमारे कटप्पा, बाहुबली के कटप्पा जी हैं। बात करें D फॉर दिल्ली। तो ये 4 कमिश्नरी थी, बड़ा आराम से याद हो जाएंगी। ABCD, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और आपका D फॉर दिल्ली। ये 4 भारत की कमिश्नरी सदस्य थे। तो बाद में टोटल सदस्य कितने हो गए संविधान सभा के? 389। और ये प्रत्येक सदस्य कितने का था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुआ। और निर्वाचन किस प्रकार का हुआ? ये निर्वाचन हुआ इसका एकल संक्रमणीय चुनाव हुआ। एकल संक्रमणीय क्या होता है? जैसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें हर एक सदस्य क्या होता है? अपनी अपनी प्रायिकता देता है। तो यह आपका संविधान सभा बनी। इस प्रकार आपकी संविधान सभा का निर्माण हो गया। उसके अंदर 389 सदस्य हो गए। बस इसके आगे कल पढ़ाएंगे, आज जितना पढ़ा उसके बाद समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि जो भारत में था संविधान सभा का निर्माण होना था। निर्माण क्यों होना था? हमने बताया कि अंग्रेज जो थे वो गिफ्ट में तो कोई संविधान सभा देने वाले थे नहीं, तो उनकी मजबूरी पड़ी कि उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ा और भारत को एक संविधान सभा का निर्माण करना पड़ा। कारण क्या था कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ और वो 1918 तक चला। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए थे। 1915 के आए थे, जनवरी में आ गए थे लगभग। 1914-15 मान ले जाए, कोई बात नहीं, मोटे तौर मान लेते हैं, मगर 1915 में आए थे। जब महात्मा गांधी जी आए तो अंग्रेजों ने उनसे आग्रह किया कि तुम भारतीय सेना को अंग्रेजी सेना में शामिल करो। और महात्मा गांधी जी ने इनकी बात मान ली, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम युद्ध के पश्चात भारत को आज़ादी दे देंगे। अब उसके बाद क्या था कि भारतीयों से गांधी जी ने आग्रह किया, क्योंकि गांधी जी इस टाइम काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। तो उसके बाद गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था कि तुम अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ और युद्ध लड़ो। उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, मगर अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। क्योंकि उन्हें क्या था, क्यों मुकर गए? क्योंकि मुकरने का कारण था, मैंने आपको बताया कि यहाँ जो आपका ये पहाड़ियाँ थी, कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी केरल के पास, यहाँ मसाले थे।
उन मसालों पर इतना लालच था कि ये भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए क्या हुआ, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या, दूसरा विश्व युद्ध आया 1939 से 1945, आप सभी को पता है। तो हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे वो बहुत बुरे फंस गए। बुरे कैसे फंस गए कि उन पर अमेरिका का, जापान का और खुद की जनता का, भारतीय जनता का दबाव पड़ा। दबाव क्यों पड़ा कि भारत को आज़ाद करो, भारत आज़ाद होना चाहिए। अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल ने क्या काम किया कि 1942 में एक क्रिप्स मिशन भेजा, भारत भेजा, और उन्होंने कहा कि तुम भारतीय सेना इस युद्ध में हमारा साथ देगी तो हम भारत को युद्ध के पश्चात आज़ाद कर देंगे। अब ये पुरानी वाली बात थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी या भारत के जो नेता थे वो जानते थे कि ये नहीं जाएंगे, ये इस बार भी ऐसा ही करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इस कथन को कहा था कि ये कभी न भुनने वाला चेक है, ये कभी न भुनने वाला चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक बताया था। अब ये सभी को पता है, मगर अगर देखा जाए तो पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो एक बात और कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि जो इनका विचार है, जो इनका संदेश है, जो इनका कथन है, उन्होंने इस विचार को कहा कि ये टूटी फूटी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1945 में चुनाव हुआ, ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुआ। अब उस चुनाव में क्या हुआ, सरकार बदली, प्रधानमंत्री बने तुम्हारे कौन, प्रधानमंत्री बने तुम्हारे क्लीमेंट एटली। जो क्लीमेंट एटली थे वो थे लिबरल पार्टी के, और जो आपके ये थे विंस्टन चर्चिल, ये आपके थे कौन सी पार्टी के, मैंने अभी आपको बताया था, ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के। और वर्तमान की बात करें तो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, और वो क्रम के रूप में देखा जाए तो 77 यानी कि 77वें, और बात करें व्यक्तिगत रूप से तो वो ब्रिटेन के 55वें प्रधानमंत्री हैं। अब कोई बात नहीं, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। जब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो एक उनका लोकसभा होती है, जो उनकी लोकसभा होती है, वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि भारत को आज़ादी देनी ही चाहिए, भारत आज़ाद होना ही चाहिए। अब तो उन्होंने इस उद्देश्य से, भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से एक मिशन बनाया, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक मिशन बनाना जरूरी होता है, एक प्लान बनाना जरूरी होता है। उस मिशन का नाम क्या था, उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन 1946। अब इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 14 मार्च 1946 को, और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, मैंने आपको बताया, पास का मतलब पैंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, और एस आपका स्टेफर्ड क्रिप्स। जो इसके अध्यक्ष थे वो आपके सबसे आगे वाले थे, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो टीम को लीड करता है। तो अध्यक्ष कौन हुए, पी मतलब पैंथिक लॉरेंस, ये इसके आपके अध्यक्ष हुए। अब अध्यक्ष जो हुए, अब इनको कुछ मैंने आपको कहा कि ये कौन सा था, ये कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल, और जब मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि इसके अंदर मंत्री ही जाएंगे, यानी कि जो सदस्य होंगे वो मंत्री होंगे। और कौन कौन से मंत्री थे, बात करें पैंथिक लॉरेंस की, तो पैंथिक लॉरेंस उस टाइम भारत के सचिव थे। बात करें ए बी अलेक्जेंडर की, तो वो ब्रिटेन की नौसेना मंत्री थे। और बात करें हम स्टीवर्ट क्रिप्स की, तो स्टीवर्ट क्रिप्स जो थे वो थे व्यापार मंत्री। उसके बाद ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आ गया। कोई बात नहीं, जब दिल्ली आया, अब जो मिशन आया इसके उद्देश्य भी होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे, कोई भी योजना बनाओगे, वो उद्देश्य से बनती है। मैंने आपको बताया था नरेगा बनी, वो भी उद्देश्य से बनी, उसका काम भी उद्देश्य था। उसका उद्देश्य था कि भारतीय किसान, जो गांव के किसान हैं या जो गांव के गरीब मजदूर हैं, उनको रोजगार देना। अब इसका भी उद्देश्य था, इसके 2 उद्देश्य थे। मैंने आपको बताया उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य थे इसके, तो इसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना, मैंने आपको बताया था इसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना और भारत में एक अंतरिम सरकार बनाना। संविधान सभा का निर्माण, बात करें संविधान सभा की,
तो अगर भारतीय संविधान सभा की बात करें तो अंग्रेजों ने कोई उपहार में नहीं दी थी, है कोई गिफ्ट में नहीं दिया हमें कि हाँ लो संविधान सभा तुम्हारी हो गई या तुम संविधान सभा बना लो। अगर ऐसा होता तो पहले प्रधानमंत्री बना चुके होते। चर्चिल जो थे चर्चिल बना देते, चर्चिल कहते कि तुम बना लो। अब इसमें क्या था कि जो संविधान सभा थी उसकी मांग हुई है, भारतीयों ने उसकी मांग की है, उस मांग को उन्होंने माना है, उस मांग को प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि पहला उसकी मांग हुई है। मांग कैसे हुई है? सबसे पहले की थी 1895 मांग इसकी, और मांग किसने की थी? वो की थी तिलक जी ने। तिलक जी ने 1895 मांग की थी। और मैंने बताया जो मांग कहाँ हुई थी, ये आपकी जो मांग हुई थी, ये मांग हुई थी स्वराज बिल, जो आपकी उस टाइम स्वराज पत्रिका चलती थी, उसका एक अधिवेशन था या उसका एक अधिनियम था, कह सकते हैं उसका एक पत्र था जिसका नाम था स्वराज बिल, जिसके द्वारा इसकी मांग हुई थी। ये आपकी पहली अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक मांग क्यों थी? क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई थी। उस टाइम कांग्रेस का रोल था, तो कांग्रेस के द्वारा ही अगर कोई मांग होती थी या कुछ होता था तो वो ऑफिशियली माना जाता था, इसके अलावा वो अनऑफिशियल था, यानी कि ये अनऑफिशियल थी, अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद बात करें तो महात्मा गांधी जी ने मांग की। महात्मा गांधी जी ने मांग की, कब की इसकी? वो 1922 में की थी। और महात्मा गांधी ने किसके द्वारा की थी, यानी कि कहाँ से इसकी मांग की थी? तो बच्चों महात्मा गांधी जी ने इसकी मांग की थी यंग इंडिया नाम की पत्रिका के द्वारा। ये सवाल कई बार आया हुआ है कि यंग पत्रिका किसकी थी या किसने लिखी थी या किसकी पत्रिका का नाम है? तो वो किसकी पत्रिका का नाम था? वो था M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी। उसके बाद बात करें तो 1924 में नेहरू जी ने भी इसकी मांग की थी, वो भी अनऑफिशियल थी। बात करें इसकी ऑफिशियल मांग कब हुई, तो 1934 में M.N. राव द्वारा 1934 में M.N. राय द्वारा इसकी मांग हुई, जो कि ऑफिशियल थी। और इसको ऑफिशियल 1935 की कांग्रेस ने कर दी कि जो मांग थी ये औपचारिक मांग मानी जाएगी, या इसकी औपचारिक मांग थी। बात करें ठीक, अब आपकी संविधान सभा की बात करते हैं, फिर टॉपिक पर आते हैं कि मान लो संविधान सभा का अंग्रेजों ने उनको फैसला दे दिया कि तुम बना सकते हो, उसमें सदस्य भी होने थे, क्योंकि संविधान सभा और सभा का मतलब होता है व्यक्तियों का ग्रुप, व्यक्तियों का समूह, द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि व्यक्तियों का समूह। तो समूह की बात हुई तो उसमें कितने व्यक्ति होने थे? उसमें व्यक्ति थे 389, 389। ये 389 ही क्यों थे? 800 भी हो सकते थे, 1000 भी हो सकते थे, 10,000 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, मगर ये 389 ही क्यों थे? ये 389 इसलिए थे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या के द्वारा निर्वाचित हुआ था। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। अब जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्य में जो 93 सदस्य थे वो थे आपकी राजाओं के द्वारा, राजा रजवाड़े जो थे, यानी कि जिनको हम रियासतें बोलते हैं। 389 में से 93 आपकी देसी रियासतों के सदस्य थे, और आपके जो बाकी 296 बचे ये आपके ब्रिटिश प्रांत के थे। देखो 389 सदस्य थे, मैंने आपको बताया था। इन 389 में से आपके जो 93 थे वो देसी रियासत के सदस्य थे। देसी रियासत के सदस्य थे। इसमें जो 296 बचे, उन 296 के अंदर फिर 2 बार टुकड़े हुए। क्यों? क्योंकि 292 थे, जो 292 थे वो थे ब्रिटिश प्रांत के, वो आपके ब्रिटिश प्रांत के थे। बात करें 4 सदस्य, तो 4 सदस्य भारतीय कमिश्नरी के थे। किसके थे? भारतीय कमिश्नरी। भारतीय कमिश्नरी मतलब वर्तमान की बात की जाए तो कमिश्नरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश होना। अब ये 4 कौन कौन से थे? इन 4 का नाम, ये 4 कौन से थे मैंने आपको बताया। जो ये 4 सदस्य थे ये कौन कौन से थे? A, B, C और आपके D। जी हाँ, ABCD। क्या हुआ? सॉरी, ABCD। बिल्कुल सही सुना, ABCD। याद करना बड़ा आसान तरीका है। A मतलब अजमेर, मैंने आपको बताया था अजमेर। B का मतलब बलूचिस्तान, और C का मतलब कुर्ग,
कुर्ग मतलब कर्नाटक और डी मतलब दिल्ली। तो मैंने आपको बताया ये 4 कमिश्नरी थी, ये 292 थे, ये ब्रिटिश प्रांत के थे, ये 23 जो थे ये देसी रियासतें थी। अगर आपसे एक सवाल आए, इसमें से एक सवाल निकलता है कि जो संविधान सभा हुई उसमें चुनाव कितने सदस्यों पर हुआ, तो वो चुनाव कितने सदस्यों का हुआ, वो हुआ 296 सदस्यों का, क्योंकि 93 सदस्य थे, इन पर चुनाव नहीं हुआ। ये वहाँ के राजाओं ने अपनी इच्छा के अनुसार 93 व्यक्ति ऐसे ही घोषित कर दिए। इन 296 पर आपका चुनाव हुआ। ये चुनाव कैसा हुआ, ये चुनाव मैंने आपको बताया एकल संकमेय हुआ, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रायिकता के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर बात करेंगे दूसरा सदस्य कि भारत की अंतिम सरकार, तो इसकी क्लास हम कल करेंगे, टाइम हो चुका है क्लास का। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताइएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।